हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू आर एस ओनली। कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही होगी। हम लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ ला रहे हैं और उनको आप पुराने पेपर से मिलाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं पता लगेगा कि हम अप टू द मार्क चल रहे हैं। और कहीं आपको लग रहा हो कि सर पुराने जो पेपर्स हैं और जो आप पढ़ा रहे हैं सभी टीचर्स कुछ डिफरेंट है, तो आप कमेंट किया करें। हमारी टीम तक पहुँचे, हम तक पहुँचे कमेंट करके, हम डेफिनेटली आपको जवाब देंगे। ठीक है? तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था वही फ्यूल्स एंड कंबसन। तो 2 मिनट रिकैप करेंगे हल्का सा। कंबसन क्या होता है? दहन को कंबसन कहते हैं। तो कंबसन इज अ केमिकल प्रोसेस और वी कैन से इट इज अ ऑक्सीडेशन। एक ऑक्सीकरण क्रिया होती है जिसको करने पर हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। एक निश्चित तापमान पर कंबसन होता है जिसको क्या कहते थे हम? इग्निशन टेम्परेचर कहते थे। एक मिनिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, उससे कम पे कोई चीज नहीं कंबसन होगी या दहन नहीं होगा उसका। और दहन करने पे क्या है, क्या होगा? प्रकाश आएगा और ऊष्मा मिलेगी हमको। बिल्कुल ठीक है। और ये एक ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है, परंतु एक बात मैंने बताई थी, सभी ऑक्सीडेशन कंबसन नहीं होते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीडेशन का तो उदाहरण है पर कंबसन का नहीं है, दहन का उदाहरण नहीं है। पहली बात। किसी भी कंबसन के लिए 3 कंडीशन मैंने बताई थी। एक तो फ्यूल होना चाहिए उसके लिए, एक ऑक्सीजन होनी चाहिए और एक इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए रिक्वायर्ड। एक रिक्वायर्ड तापमान होगा, उसी पे जलेगा। ठीक है? और ईंधन जरूरी है जलने के लिए। जलना मतलब डायरेक्ट कह रहा हूं दहन, कंबसन। फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के कंबसन नहीं होगा। और निश्चित एक तापमान चाहिए होता है जिसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। उसके बाद हमने टाइप पढ़े थे कंबसन के। रैपिड होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, एक्सप्लोजन होता है, आदि आदि। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ध्यान है? उसके बाद हमने कैलोरीफिक मान देखा था। भाई 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने पर कितनी जूल एनर्जी पैदा होती है, उसको हम कैलोरीफिक मान कह देते हैं। एक अच्छे ईंधन का एक कैलोरीफिक मान ऊंचा होगा, उच्च मान होगा, उच्च ऊष्मीय मान होगा और क्लीन एनर्जी देगा। वो अच्छा अच्छा ईंधन है जो कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ेगा, अवशेष नहीं छोड़ेगा, धुआं नहीं करेगा, जैसे कि एलपीजी है, सीएनजी है, आदि आदि। ठीक है? उसके बाद जल्दी से देखते हैं और क्या था। पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल होता है, एक एक कच्चा तेल होता है जो समुद्र में आपने देखा होगा, ऑफशोर जो तट होते हैं, समुद्री तट होते हैं, उनके अंदर कभी लाखों वर्ष पहले पेड़ पौधे या जानवरों के अवशेष दबे रह गए। वो कालांतर में समय के साथ वो ईंधन में बदल गए, परंतु वो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल कहते हैं उसे। उसे डायरेक्ट यूज में नहीं लिया जा सकता ईंधन के रूप में। तब एक प्रक्रिया अपनाते हैं पेट्रोलियम का, रिफाइन रिफाइन मतलब इनको पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं और उस प्रक्रिया का नाम होता है बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्रभाजी आसवन होता है उसका नाम, प्रभाजी आसवन। बिल्कुल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ये किस सिद्धांत पे काम करता है? ये इस सिद्धांत पे काम करता है कि जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम कच्चा तेल है, उसमें बहुत सारे ईंधन मिले हुए हैं, मिक्स हैं बहुत सारे। पेट्रोल भी है, डीजल भी है, केरोसिन भी है, नेफ्ता भी है, कुछ गैसेज भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उसमें वैक्स भी निकलता है। तो उनको निकालें कैसे? तो ये एक मतलब इंपॉर्टेंट विधि होती है प्रवाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी इसमें क्या होता है कि एक कंटेनर में भर दिया जाता है पूरे क्रूड ऑयल को, फिर उसको गर्म किया जाता है निश्चित तापमानों पे। पहले तापमान कम रखेंगे, फिर बढ़ाते हुए चले जाएंगे। सिद्धांत कौन सा है? सिद्धांत ये है कि सभी जो पदार्थ हैं उसके अंदर, जितने भी ईंधन है उस पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल में, उनमें उनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होता है, उनके क्वथनांक बिंदु में अंतर होता है। यानी एक निश्चित तापमान पर ही कोई पदार्थ क्या करेगा? उबलना शुरू होगा और भाप में बदलेगा। जैसे पेट्रोल है, वो कम कम टेम्परेचर पे गर्म हो गया, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म किया, तो क्या होगा? जिसका कम तापमान है, जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है, तापमान नहीं, कम जिसका क्वथनांक बिंदु है, वो जल्दी गर्म होगा। और जल्दी गर्म होगा तो क्या होगा? उसके भाप में बदलेगा और उसकी भाप
वो जो पूरा सिलेंडर टाइप का पूरा वो जो होता है एक रिएक्टर टाइप में होता है, बहुत बड़ी, जैसे हमारे यहाँ पचपदरा में रिफाइनरी लग रही है, बड़े बड़े टैंक होते हैं, उनमें जो जिसका सबसे कम क्वथनांक बिंदु है वो सबसे पहले गर्म होगा और भाप बन के ऊपर जाएगा और वेंट में से, एक पाइपलाइन में से उस भाप को निकाल कर ठंडा कर लिया जाएगा, कंडेंस कर लिया जाएगा, संघनित कर लिया जाएगा और कलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर अगला टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिर दूसरे जो फ्यूल है कोई कैरोसिन डीजल आदि वो गर्म होंगे और वो बन बन के निकलेंगे। यानी एक निश्चित क्वथनांक बिंदु पर एक निश्चित ईंधन गर्म होकर भाप में बदलेगा और संघनित होकर बाहर निकल आएगा। इसी प्रक्रिया से जितने भी क्रूड ऑयल में गैसेज हैं, कोई ईंधन है, पेट्रोल डीजल आदि आदि, इन सबको निकाल लिया जाता है। ठीक है, इतना ही पढ़ा था। और क्या पढ़े थे हमने, एक बाई प्रोडक्ट पढ़े थे पेट्रोलियम के, जैसे कि कोयला होता है, कोक होता है, प्रोड्यूसर गैस होती है, वाटर गैस होती है, बहुत सारे ईंधनों के बारे में पढ़ा था। कोयले के 4 टाइप बताए थे मैंने, कोयले के 4 टाइप याद होने चाहिए। पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है, और एक और होता है सबसे अच्छा कोयला एंथ्रोसाइट होता है, एंथ्रासाइट या एंथ्रोसाइट होता है। पीट सबसे बेकार होता है, लिग्नाइट को भूरा कोयला कह देते हैं। उसके बाद क्या था, बिटुमिनस था जो सबसे ज्यादा यूज आता है, और लास्ट में एंथ्रासाइट जो सबसे अच्छा होता है। और ये सबसे अच्छा डिसाइड कैसे कर रहे हैं हमें जो कि कौन सा कोयला सबसे अच्छा है, वही कोयला सबसे अच्छा है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है। यही पढ़ा था हमने, और आप देख लेना। उसके बाद मैंने बायोडीजल बताया था, बायोफ्यूल बताए थे। ठीक है, और बायोडीजल में मैंने 2 तरीके से बनता है बायोडीजल है जो, एक है जो एनिमल स्रोत है, एक प्लांट बेस है। प्लांटों में रतन ज्योति जिसको जेट्रोपा कहते हैं, सोयाबीन है, सूरजमुखी आदि आदि बहुत सारी चीजें बताई थी। एनिमल में फिश ऑयल से भी निकलता है, एनिमल फैट से भी निकलता है, ये बायोडीजल है जो आजकल यूज भी आ रहा है। जैसे B20 ईंधन आ रहा है, B20 ईंधन का मतलब है कि 20% बायोडीजल प्लस 80% डीजल, और उसको यूज कर लो वाहनों में। ठीक है, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। पढ़ने को तो बढ़ता ही जा रहा है सिलेबस। ठीक है, शुरू करते हैं आज नया टॉपिक लेके। देखो, ये आप सबको पता है, डेली मैं बताता हूं ताकि आप जो नहीं ले रहे हैं उनके लिए है। हर बार हो सकता है नए बच्चे देख रहे हो क्लास, तो हम यहाँ 60 डेज में हमारा टारगेट है प्रीलिम्स का सभी सिलेबस पूरा कराएंगे अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ द आरपीएससी। राइट, यहां जाके आप ऐप डाउनलोड करें और कंटेंट लें। इसी के पीछे आप नीचे आपको वीडियो मिल जाएगी, वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और अंत में क्विज मिल जाएंगे जिनको अटेम्प्ट करके आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है साहब, ऐसे ही एक डेली लाइफ की, हम डेली लाइफ की साइंस पढ़ रहे हैं, उसी का एक टॉपिक है पॉलीमर। और अब आप इनको ये मत देखने लग जाना सिलेबस में कि पॉलीमर कहां दिया हुआ है या फ्यूल्स कहां था, कंबसन कहां है, ब्लड कहां है। बच्चों, हम एक आकलन लगा के चल रहे हैं कि ये सिलेबस हो सकता है, क्योंकि एक लाइन लिखी हुई है एवरीडे साइंस, और 2 4 5 क्वेश्चन वहां से आते हैं। अब वो फिजिक्स में से आएंगे, केमिस्ट्री में से आएंगे या बायोलॉजी में से, नो आइडिया। तो हम एक आकलन लगा रहे हैं, और आकलन कहां से लगा रहे हैं, हवा में नहीं लगा रहे हैं, पुराने पेपर की स्टडी करके लगा रहे हैं, पैटर्न ऑफ द आरपीएससी से लगा रहे हैं। राइट, तो जल्दी से देखो, पॉलीमर, पॉलीमर को कहते हैं बहुलक, पॉलीमर को हिंदी में एग्जैक्ट कहते हैं बहुलक, और डायरेक्ट पॉलीमर भी लिख सकते हो आप, रोमन भाषा में से डायरेक्ट लिख सकते हो पॉलीमर भी, और हिंदी शुद्ध भाषा में बहुलक। ठीक है, तो बहुलक क्या होते हैं, आपने पॉलीथीन देखी है, पॉलीथीन होती है ना, कैरी बैग होता है आपका जिसमें सब्जी लाते हो, दूध लाते हो आप, है जो, तो पॉलीथीन तो इतनी व्याप्त हो गई पूछो मत आप, क्योंकि एक तो बहुत टिकाऊ होती है, लंबे समय तक चलती है, इजीली बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन अपघटन नहीं होता इसका, इसीलिए नुकसानदेह मानी जाती है पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि है जो, भाई प्लास्टिक का ही टाइप है पॉलीथीन, तो वो कैसी है, बेकार है, क्योंकि अपघटन ही नहीं होता उसको, लंबे लाखों साल तक खत्म नहीं होगी वो, जो बाद में वो जीवों के अंदर पहुंच जाएगी छोटे छोटे कणों के रूप में, तो नुकसान करेगी वो जो, परंतु बहुत ज्यादा यूज हो रही है। पर हम तो अपने कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ना है, वरना कम यूज करनी चाहिए हमें पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि है जो। तो कैसे बना, वही मैं कह रहा था, पॉलीथीन है जो आपने देखा, डायरेक्ट पॉलीथीन देखी आपने तो कैरी बैग के रूप में, तो क्या पॉलीथीन नाम का कोई पदार्थ था क्या जिसको वो आकार दे दिया कैरी बैग का, नहीं। पॉलीथीन जो दिखाई दे रहा है वो तो पॉलीमर है एक, वो जिससे बना है वो एक लक होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक दीवार आप देखते हैं, तो दीवार ईंटों से बनती है, एक दीवार में मान लो 5000 ईंट लग रही हैं, ठीक है, तो एक दीवार हो गया पॉलीमर, और एक मोनोमर क्या है जिससे पॉलीमर बना है, एक लक, एक लक से मिलकर बनता है बहुलक।
बहुत सारे एक लक मिला के बहुलक बनाते हैं, सिंपल समझना है प्रीलिम्स के हिसाब से, ठीक है। मोनोमर से मिलकर बनता है पॉलीमर। एक ईंट मोनोमर है और बहुत सारी ईंट जिन्होंने मिलकर एक दीवार बना दी तो दीवार एक पॉलीमर है, यूं मान लीजिए, सिंपल। जैसे हमारी बॉडी के लिए कोशिकाएं मोनोमर है, यूं मान लो आप, और कोशिकाओं से पूरा शरीर बन गया तो हम एक प्रकार के कोशिकाओं के पॉलीमर हो गए, ऐसे समझने के लिए, ठीक है भाई। देखो बहुत सरल है। लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय रिपीटेशन ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड मोनोमर। बड़ी अणुसंरचना है जो छोटे छोटे अणुओं की पुनरावृत्ति के कारण बनता है, ठीक है। और कैसे बनता है? हाई टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं, एक निश्चित प्रेशर वाली कंडीशन में, एक निश्चित तापमान और दाब पर जब सिंगल यूनिट वाले मोनोमरों को बहुत लंबी श्रृंखला में गर्म करते हैं, लंबी श्रृंखला बनाने के लिए जब गर्म किया जाता है हाई टेम्परेचर पर और एक निश्चित दाब पर और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वो बिल्कुल जरूरी नहीं है हमारे लिए, हम साइंटिस्ट नहीं हैं, हमें बस एक जनरल आइडिया लेना है, बिकॉज वी आर गोइंग टू बिकम सिविल सर्वेंट, तो हमें बस जनरल आइडिया लेना है कि सबका आइडिया हो हमको, ठीक है। तो देखो भाई ऐसे बनती है, गर्म किया बहुत हाई टेम्परेचर पे, निश्चित दाब रखा, पॉलीमर के बहुत बड़े बड़े रिएक्टर होते हैं, उनमें बनते हैं ये जो, ठीक है साहब। मोनोमर से बनेंगे, एक लक कहते हैं मोनोमर को, क्या कहते हैं? एक लक। और मिलके बनने वाला है बहुलक, और ये डेली लाइफ का हिस्सा है इसलिए बात कर रहे हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मोनोमर से बहुलक बनाने की प्रक्रिया। मोनोमर होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है केमिस्ट्री में सिंगल, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, पॉली माने मैनी, मोनो माने सिंगल, मोनो माने सिंगल यानी वन, पॉलीमर माने बहुत ज्यादा। और इस प्रक्रिया को कहते हैं पॉलीमराइजेशन, लिखा होगा पॉलीमरीकरण या पॉलीमराइजेशन, या हिंदी में एग्जैक्ट हिंदी बहुलकीकरण, बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन। मोनोमर आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना देते हैं, उसको कह देते हैं पॉलीमराइजेशन हो गया, बहुलकीकरण हो गया। अब इनके परिभाषा में कोई इंटरेस्ट नहीं हमारा, हमारे जो दैनंदिन में उपयोग में जो चीजें आ रही हैं उनको देख के आनंद आएगा आपको कि सर ये तो बहुत हमारे आसपास घूम रहे हैं। पॉलीथीन देख लो आप, प्लास्टिक देख लो आप, पीवीसी देख लो, पाइप जो बने पड़े हैं, जो बड़े बड़े पीवीसी के पाइप आते हैं आपके पास, आपके घरों में जो यूटेंसिल यूज करते हो, किचनवेयर यूज करते हो, रसोई में बहुत सारे सामान है, आप देखना सब जगह पॉलीमर ही पॉलीमर है। उदाहरण देखते हैं सबसे पहले, तो पहला उदाहरण है एथीन, जिससे मिलकर बनता है पॉलीथीन। पॉलीथीन जो आप देख रहे हो, पॉलीथीन, पॉली माने बहुत ज्यादा, थीन, तो ऐसे करके इसमें थीन क्या है? एथीन है। एथीन नाम का मोनोमर एक लंबी श्रृंखला बनाएगा, लंबी हमें पता नहीं कितने होंगे अणु, तो एन लिख देते हैं हम। जब एथीन एन बार मिलेगी, एन का मतलब होता है हमें कोई आइडिया नहीं है कितने सारे अणु यूज करें। जब बहुत बड़ी पॉलीथीन बनाएंगे तो बहुत ज्यादा होंगे, छोटी होगी तो छोटे होंगे, पर एन में लिख देते हैं हम इसको, एथीन एन टाइम्स, मतलब बहुत बार, और मिलकर क्या बनेगी? पॉलीथीन बन जाती है। और हमारा उद्देश्य क्या है? सिर्फ इतना जानना है कि पॉलीथीन का मोनोमर क्या है जिससे मिलकर बनी है पॉलीथीन, दैट इज एथीन, खत्म, इतना ही पढ़ना है बस। पॉलीथीन नाम के पॉलीमर का मोनोमर होता है एथीन। ऐसे ही नायलॉन 6 होता है। नायलॉन आपने देखे होंगे, पहले नायलॉन के कपड़े चलते थे, थोड़े चिकने चिकने से होते थे, और टेरिकोट के, नाइलॉन के, टेरिलीन के आपने देखे होंगे बहुत ज्यादा। तो नाइलॉन 6 एक पॉलीमर होता है जिससे कपड़े भी बनते थे और बहुत सारी चीजें भी बनती हैं। पढ़ेंगे हम, वन बाई वन पढ़ेंगे, अब जनरल देख रहे हैं। नाइलॉन 6 नाम का एक पॉलीमर होता है जो किससे मिलके बना है? कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम नाम का एक पॉलीमर होता है, मोनोमर होता है, एकलक होता है, जिससे मिलकर नाइलॉन 6 नाम का पॉलीमर बना है। अभी हमने जनरल पढ़ा था एकदम बिल्कुल, अब हम वन बाई वन देखेंगे तो क्लियर एकदम हो जाएंगे कॉन्सेप्ट आपके। एक मिनट, तो एक चीज मैंने डायरेक्ट उदाहरण आपको दोनों बताए थे पॉलीमर के, एक तो पॉलीथीन बताया है, एक नाइलॉन बताया है, नाइलॉन 6, ठीक है। ये दोनों सिंथेटिक हैं भाई, नाइलॉन है वो भी सिंथेटिक है और पॉलीथीन है वो भी सिंथेटिक है। सिंथेटिक का मतलब है मैन मेड उदाहरण बताएं, जो मानव निर्मित कर रहा है पॉलीमर वो बताएं। परंतु आप ये बात सोचो कि मानव
वही चीज रचना कर पाता है जो प्रकृति में एग्जिस्ट करती है। आप देख लो कहीं ना कहीं हमारा हवाई जहाज उड़ता है, आपने देखा, प्लेन उड़ता है, हमारी चिड़ियां उड़ती हैं, हमारे पक्षी उड़ते हैं बहुत सारे। तो देखो प्रतिकृति है ना कहीं ना कहीं। मतलब मानव हमेशा से प्रकृति से ही इंस्पायर रहा है। मानव, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे हमारी बहुत सारी रिसर्च कहती है कि मानव लगभग वही चीज बना पाता है जो प्रकृति में पहले से है। वो केवल डिस्कवर कर रहा है उन चीजों को, इन्वेंट नहीं कर सकता। इतनी क्षमता नहीं है मनुष्य की जो प्रकृति से ऊपर चला जाए। माइंड में रखना है आपको बात, मेरा स्ट्रांगली मानता हूं मैं भी। अपवाद जरूर होंगे, कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो कालजयी होंगी, बिल्कुल हो जाती हैं वो, पर 99% ऐसी चीजें बनाते हैं इंसान जो प्रकृति में पहले से मौजूद है। पर हर कोई नहीं बना पाएगा, उसके लिए भी बहुत बहुत रचनात्मकता और क्यूरियोसिटी चाहिए, जिज्ञासा चाहिए, ब्रेन चाहिए बहुत ज्यादा, और डेडिकेशन तो चाहिए। इसीलिए साइंटिस्ट को कोई नहीं जानता है भाई, साइंटिस्ट को कौन जान रहा है, पर रियल मेहनत तो वही करते हैं। देखो मेहनत तो हर कोई कर रहा है, पर साइंटिस्ट जो मेहनत कर रहे हैं वो एक अलग ही लेवल की है। उनको कभी जब शायद यश और कीर्ति मिल पाती है, वरना नींव की ईंट की तरह रहते हैं वो देश के लिए, है ना, पूरी मानव संस्कृति के लिए। तो प्रकृति में भी पॉलीमर पाए जाते हैं, इसीलिए इनसे इंस्पायर होकर मानव के आइडिया आया कि यार हम भी तो बना सकते हैं प्रकृति में जो पाए जा रहे हैं। यहां भी एक श्रृंखला है, एक छोटे अणु ने मिलकर एक बड़ी श्रृंखला बना दी, और हम जो बना रहे हैं सिंथेटिक पॉलीमर बना रहे हैं, वो एक लेबोरेटरी में बना रहे हैं, एक पॉलीमर रिएक्टर में बना रहे हैं, पर प्रकृति बड़े खूबसूरती से पॉलीमर बना के छोड़ रखे हैं उसने। अभी उदाहरण देखोगे समझ में आ जाएंगे सारे। तो देखो भाई, नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स दैट आर अकरिंग इन नेचर एंड मेड ऑफ रिपीटिंग नेचुरल मोनोमर यूनिट। उदाहरण से समझ में आएगा आपके। पहला उदाहरण है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज नेचुरल पॉलीमर होता है, कभी हमारा ध्यान नहीं गया होगा जनरली। सेल्यूलोज आपने बहुत बार पढ़ा होगा। सेल्यूलोज क्या होता है, जो प्लांट होते हैं ना, पौधे, उनकी जो बाहर की जो खोल बना हुआ है, जिसको आप तना कहते हो, पूरा तना मतलब बाहर वाला पूरा खोल पेड़ का, वो सेल्यूलोज से बना होता है, जिसको आसानी से जानवर पचा पाते हैं, आसानी से शाकाहारी जो जीव होते हैं वो पचा पाते हैं। हर कोई नहीं पचा पाता सेल्यूलोज को, ध्यान रखना। कई मांसाहारी होते हैं वो नहीं पचा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सेल्यूलोज वाले एंजाइम होते हैं विशेष, हमारे अंदर भी होते हैं, इसीलिए हम नेचुरली शाकाहारी हैं। ठीक है, ये थोड़ा विवादित हो सकता है क्योंकि नेचुरली ये प्रकृति मानती है कि नेचुरली हम शाकाहारी हैं। ठीक है, सेल्यूलोज किससे बनता है? किससे बनता है मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, मोनोमर क्या है इसका? तो इसका मोनोमर होता है ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब इसको n बार मिला दोगे आप, n बार का मतलब समझ जाना, बहुत बार, हमें नहीं पता, हो सकता है 100 को n कह रहा हो सकता है लाख यूनिटों को n कह रहा हो, मतलब बहुत बार n लेके चलेंगे। जब ग्लूकोज को n बार पॉलीमराइजेशन करवाएंगे या पॉलीमर प्रक्रिया में ले जाएंगे तो बनेगा सेल्यूलोज। पर ये नेचुरली बन रहा है, इसमें कोई सिंथेटिक नहीं है, कोई मैनमेड, कोई इंटरप्शन नहीं है आदमी का, इंसान का। स्रोत देखो ये मिलता कहां है, कपास, सेल्यूलोज कपास किससे बनता है? सेल्यूलोज से बनता है। जूट आपने देखोगे, जूट की बोरियां बनती हैं, जूट के धागे बनते हैं, बंगाल में बहुत ज्यादा जूट होता है। लकड़ी का जो गूदा होता है, कॉटन, जूट, वुड पल्प, लकड़ी का गूदा, लकड़ी जो आपको दिखाई दे रही है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है। ठीक है, और ये सेल्यूलोज दिख रहा है ना, ये अकेला एक मतलब वो नहीं है एक पदार्थ, इसके भीतर भी बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं जिनको मोनोमर कह रहे हैं, और वो मोनोमर हैं ग्लूकोज के। तो देखो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। लग रहा था ना कि भाई हम मतलब कैसे इंस्पायर हो रहे हैं, प्रकृति कर रही है हमको इंस्पायर। सेकंड, स्टार्च, और ये डेली लाइफ के हैं तभी पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना। स्टार्च भी ग्लूकोज से ही बनता है। जैसे गेहूं के आटे से रोटी भी बन सकती है और हलवा भी बन सकता है, और उससे और भी चीजें बन सकती हैं। ऐसी देखो ग्लूकोज से बहुत सारी चीजें बन रही हैं। ग्लूकोज से देखो सेल्यूलोज भी बन रहा है, और ग्लूकोज से ही स्टार्च बन रहा है। अंतर कहां है फिर कि स्टार्च एनिमल में पाया जाता है और ग्लूकोज स्टार्च कहां मिलता है? इनमें मिलता है खाने वाली चीजों में, नॉट एनिमल्स। एनिमल के लिए यूज आता है जनरली ये स्टार्च है जो। सेल्यूलोज को हर कोई नहीं खा सकता, स्टार्च को खाते हैं हम।
मतलब एनिमल्स हैं, डायरेक्ट स्टार्च को यूज में ले सकते हैं, सेल्यूलोज को हर कोई नहीं पचा पाएगा आसानी से, ये अंतर है, वरना दोनों ही ग्लूकोज के बने हैं। देखो ये सेल्यूलोज में कपास है, जूट है, लकड़ी का गूदा है, कौन खाता है इसको नॉर्मली आप बताओ। पर ये जो स्टार्च है इसको हम खाते हैं, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा ये कंपोनेंट है स्टार्च। जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो ना, कहते हैं कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, और वो क्या नाम है, प्रोटीन चाहिए, तो ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका स्रोत होता है स्टार्च, ठीक है। और पर स्टार्च बना किससे है, ये ग्लूकोज से बनता है, फॉर्मूला सेम है, यही वाला फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। उपयोग देख लो इसके, खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं, जो मानव खाता है, चिपकाने वाले पदार्थ, जैसे चिपकाने के लिए चीजें चाहिए होती है ना, और ये कहां मिल रहा है, देखो चावल, गेहूं, आलू आदि में मिल रहा है, खाने योग्य पदार्थ है स्टार्च, सेल्यूलोज नहीं है। पौधे का ऐसा भाग, देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, पौधे का ऐसा भाग जो एडिबल है मानव के लिए वो स्टार्च है, और जो नहीं खाने योग्य होता इंसान के लिए वो सेल्यूलोज होता है। समझ में आ गया? ज्यादा मैं शायद फोकस इतना ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन, और ये हम पढ़ क्या रहे हैं, नेचुरल पॉलीमर पढ़ रहे हैं। प्रोटीन, प्रोटीन को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन को टेक्निकली क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। पॉली माने बहुत सारे, पेप्टाइड हैं इसमें, पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारे पेप्टाइड से मिलकर ये बना है प्रोटीन। तो देखो इसके मोनोमर क्या है, अमीनो एसिड, प्रोटीन के मोनोमर होते हैं अमीनो एसिड्स, ठीक है। कितने प्रकार के अमीनो एसिड से बनती प्रोटीन, 20 प्रकार के अमीनो एसिड से बनती है, देखना आप है जो, जिसमें से कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ चाहिए हमको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो बॉडी खुद बना सकती है। इतना गहराई में नहीं जाएंगे, बायोलॉजी आएगी तो पढ़ाऊंगा मैं आराम से, बायोलॉजी में अलग से आएगा ये। और एसेंशियल वो हैं कौन से, जो बॉडी नहीं बना रही है, वो हमें लेने पड़ेंगे खुद से, इतना अंतर है। तो देखो अमीनो एसिड मोनोमर है प्रोटीन का, लिखा हुआ है एग्जाम्पल वूल, सिल्क, उदाहरण क्या है इसके, ऊन और रेशम फाइब्रोन, इनमें भी देखो ये अमीनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड है ना, प्रोटीन यहां आ रही है, देखो आप है जो रेशे वाले उदाहरण है, रेशे वाले, ये खाने वाला नहीं है, खाने को तो प्रोटीन हमारे अंदर भी मिल रही है, पर एग्जाम्पल है फाइबर वाले, ये जिसमें वूल है और सिल्क है, ये भी अमीनो एसिड है इनमें, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये सिल्क कौन सा है पता है, सिल्क, सिल्क जो बनता है, जो सिल्क वॉर्म से बनता है, कीड़ा होता है ना रेशम का, उससे बनता है ये जो, ठीक है, उसमें भी प्रोटीन होती है, परंतु ये खाने वाली नहीं है, फाइबर वाली पढ़ रहे हैं हमें जो। खाने वाली प्रोटीन तो वो है जो हमारे अंदर है, उनमें भी अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल रबर, ठीक है, प्राकृतिक रबर, इसका मोनोमर आया हुआ है यूपीएससी में भी, ये प्राकृतिक रबर का मोनोमर यूपीएससी में भी आया हुआ है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, यानी आइसोप्रीन जब एन टाइम्स मिल जाएगा, इसका फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूं, आइसोप्रीन जब एन टाइम मिल जाएगा नेचुरली, तो प्राकृतिक रबर बन जाएगी, नेचुरली बात हो रही है। हम भी बना सकते हैं रबर, सिंथेटिक भी बनती है, पर नेचुरली ऐसे बनती है आइसोप्रीन से। अब इसका स्रोत कहां है, ये आइसोप्रीन मिलती कहां है, जो पौधे होते हैं ना, रबर के पौधे होते हैं, बहुत सारी खेती होती है, इधर आप जाओगे, जब इधर जाओगे इंडोनेशिया साइड और साउथ में हमारे यहां, तो रबर की खेती होती है बाकायदा। तो रबर के वृक्ष से लेटेक्स निकलता है, एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है गोंद टाइप का, लेटेक्स कहते हैं उससे बनता है ये प्राकृतिक रबर, याद रखोगे। उपयोग कहां होते हैं, टायर में, नली का चिपकाने वाले पदार्थ, जैसे चिपचिपा सा एडेसिव आते हैं ना गोंद टाइप के, उन सब में काम में आता है नेचुरल रबर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट डीएनए और आरएनए, हमारे अंदर जो डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ना हमारे अंदर, पता होगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए जो पाए जाते हैं हमारे अंदर, जिनमें हमारी जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर आई है, जेनेटिक जो कोड होता है हमारा, कि
एक पिता की तरह ही उसका पुत्र या पुत्री दिखाई देते हैं, एक माता की तरह ही उसकी पुत्री या पुत्र दिखाई देते हैं, मतलब माता पिता के जैसी ही संतान दिखाई देती है। कई बार दादाजी जैसी दिखाई देती है संतान, कई बार अपने नाना नानी के जैसी दिखाई देती है। उसमें भी डीएनए और आरएनए का रोल होता है, ये हम बायोलॉजी में पढ़ लेंगे। बस इतना जान लीजिए कि डीएनए आरएनए भी एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है नेचुरल पॉलीमर का, प्राकृतिक बहुलक का। और किससे मिलकर बना होता है ये? इसका मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड। देखो इंपॉर्टेंट है ये। प्रोटीन चाहे फाइबर के रूप में ले रहे हैं, चाहे प्रोटीन हमारे अंदर खाने योग्य प्रोटीन है, दोनों का मोनोमर अमीनो एसिड होता है। परंतु डीएनए और आरएनए का मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड, क्या न्यूक्लियोसाइड होते हैं, वो सब जब बायोलॉजी आएगी तब पढ़ेंगे। अभी टॉपिक पर रहते हैं वरना भटक जाएंगे। और उपयोग क्या होता है इसका? आनुवांशिक सूचना का संग्रह करता है डीएनए, और डीएनए के भीतर भी कुछ पाया जाता है। एग्जैक्ट देखें तो जीन पाई जाती है, बार बार सुना होगा ना, जीन जीन जीन, वो डीएनए के भीतर पाई जाती है। ठीक है साहब। अब हम देखे हैं बायोडिग्रेडेबल फाइबर्स, ऐसे फाइबर जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ व्हाट? पॉलीमर। जो हमने नेचुरल पॉलीमर पढ़े ना, वही है ये। क्योंकि नेचुरल जो पॉलीमर है ना, वो डिग्रेड हो जाते हैं, जैव अपघटनीय हो जाते हैं। मतलब उनमें ऐसा नहीं है कि वो बने रहेंगे, वो खत्म हो जाएंगे, मतलब वो दोबारा प्रकृति में मिल जाएंगे। क्योंकि प्रकृति ने पैदा करें उसी में मिल जाएंगे मिट्टी बन के, और दोबारा पैदा हो जाएंगे। ठीक है, ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल। इसीलिए पॉलीथीन सिंथेटिक पॉलीमर है जो नुकसानदेह है, कभी खत्म नहीं होता। वो पढ़ा होगा आपने सबने। एनवायरमेंट के कॉन्सेप्ट में हम एकदम देखेंगे, अभी हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। जैव अपघटनीय रेसे, प्राकृतिक रेसे, ऐसे रेसे जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल और हानि रहित पदार्थों में बदल जाते हैं। यानी ये सभी हैं जो अभी हमने पढ़े। जो नेचुरल हमारे पॉलीमर थे वो यही हैं, अलग से लिख दिया है, बस इसको एक कैटेगरी बना दी है। उदाहरण वही है जो अभी पढ़े थे, कपास, जूट, ऊन, रेशम। ठीक है, कपास कहां से आएगी? कपास के पौधे से। जूट का पौधा जूट बनाएगा। ऊन भेड़ के बालों से आती है। रेशम रेशम के कीड़े से आती है। और ये सभी उदाहरण किसके थे? अभी पढ़े थे, नेचुरल पॉलीमर हैं ये सारे। और ये इनका दूसरा नाम बायोडिग्रेडेबल भी कह सकते हैं हम। क्लियर? अब इसकी विशेषताएं क्या है? पर्यावरण के अनुकूल होते हैं ये, प्राकृतिक रूप से अपघटित हो जाते हैं, और पर्यावरण प्रदूषण बिल्कुल नगण्य करते हैं, बहुत कम पर्यावरण प्रदूषण होता है इनसे। हाँ जी। अब है नॉन बायोडिग्रेडेबल फाइबर्स, या कहें सिंथेटिक फाइबर। दीज आर सिंथेटिक फाइबर, और दीज आर टाइप ऑफ व्हाट? पॉलीमर। पॉलीमर के सिंथेटिक रूप हैं ये। पॉलीमर दो प्रकार से बनता है, नेचुरली, जैसे सेल्यूलोज, स्टार्च, अमीनो एसिड आदि, प्रोटीन आदि। और ये कैसे? सिंथेटिक। सिंथेटिक ये हैं जो मानव खुद बनाएगा, जैसे पॉलीथीन, जैसे प्लास्टिक, जैसे पीवीसी, जैसे पॉलीस्टाइरीन, जैसे नाइलॉन 66, जैसे रेयोन, सब बताते हैं। वन बाई वन देखेंगे, सब समझ में आ जाएंगे। फाइबर्स दैट डू नॉट डिकम्पोज इजीली बाई नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब इजीली डिकम्पोज नहीं होंगे, स्वतः नहीं होंगे, हमें खुद करने पड़ेंगे। कैसे? या तो हम उनको डंप करेंगे कहीं कहीं गहराई में, पृथ्वी में गाड़ के कहीं गड्ढे में, कि ताकि वो बाहर नहीं आए, प्रदूषण नहीं फैलाएं। वो भी कोई परमानेंट इलाज नहीं है कि भाई वो ऐसे मान के चलेंगे धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे मिट्टी में मिलके, नेचुरली नहीं हो रहे हैं। या फिर उनको जलाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। उदाहरण देख लो इनके, अजैव अपघटनीय रेशे यानी सिंथेटिक फाइबर। और सिंथेटिक फाइबर इज अ टाइप ऑफ व्हाट? पॉलीमर। ध्यान रखना, पॉलीमर के टाइप हैं ये। पर पॉलीमर कौन से? सिंथेटिक पॉलीमर, या कहें मैन मेड। सिंथेटिक और मैन मेड का मतलब एक ही होता है। सिंथेटिक का मतलब है हम खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं उनको, हम उनका संश्लेषण कर रहे हैं, हम मतलब इंसान कर रहा है। मैन मेड हैं ये सारे। ठीक है, उदाहरण देख लो, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, पॉलीथीन रेसे आदि। और इनकी विशेषताएं क्या हैं? ये पेट्रोकेमिकल से बनते हैं, पहली बात। दूसरी, ये ज्यादा टिकाऊ होते हैं। लकड़ी आसानी से नष्ट हो जाएगी। लकड़ी किससे बनती है? किससे बनती है? सेल्यूलोज की बनती है लकड़ी, अभी पढ़ा था। तो लकड़ी आसानी से नष्ट हो जाएगी, परंतु पॉलीथीन नहीं होगी।
इसीलिए इसकी ड्यूरेबिलिटी लंबी है, लॉन्ग लास्टिंग है, ड्यूरेबल है, बहुत लंबे समय तक चलेगी, इसीलिए नुकसानदेह है, इसीलिए वो खत्म ही नहीं हो रही। हमारी जो नेचुरल साइकिल बन रही है प्रकृति में कि चीज स्वतः उत्पन्न हुई स्वतः नष्ट हो गई, उसका विरोध कर रहे हैं। प्रकृति से जो भिन्न है वो कष्ट देती है चीजें। तो यूज तो बहुत आ रही है, बहुत सस्ती आती है, पर बनी रहती है, पॉल्यूशन करती है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करता है पॉलीथीन है। जो जलाओगे तो भी बहुत सारा, देख लो आप जला भी नहीं सकते पॉलीथीन को, पर डंप ही करना पड़ता है कहीं ना कहीं। पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है क्या, ये सब सिंथेटिक जो फाइबर हैं या सिंथेटिक पॉलीमर है। अब समझ में आएंगे एग्जाम्पल से भाई कौन कौन से हैं जो नाम लिखा है ना। अब इनके 1 बाय 1 देख लेते हैं सबको हम। इससे पहले प्लास्टिक आएगा। अब हम एक बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लास्टिक, सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। और मैंने कहा ना कि पढ़ने को तो मैं दो पेज में भी खत्म कर दूं पढ़ा के, पर हम ज्यादा जरूर पढ़ लें, कम नहीं पढ़ना है, पर इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ लें कि उसका अर्थ ही नहीं है। उतना पढ़े जितना मिनिमल रिक्वायर्ड है हमारे लिए। बुद्ध वाला मार्ग हमेशा बढ़िया, गोल्डन पाथ ऑफ द बुद्धा, कि ना तो अति करनी है ना बिल्कुल कम करना, बीच में रहना है संतुलन में। ठीक है, तो उसका पार्ट है ये संतुलन का, कि इतना हमें पता होना चाहिए। प्लास्टिक, दीज आर सिंथेटिक पॉलीमर। देखो सिंथेटिक पॉलीमर है मतलब मैन मेड है, दैट कैन बी मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप्स। जैसा चाहे ऐसा बना सकते हो इनको। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, टिकाऊ होते हैं, संक्षारण प्रतिरोधी होते हैं, कोई जंग नहीं लगती इनमें। प्लास्टिक में लोहे में लग जाएगी, एक मेटल में लग जाएगी, इनमें नहीं लगेगी। इसीलिए तो यूज कर रहे हैं कि भैया ये लंबे समय तक काम में आ जाए और कम पैसे में काम हो जाए। पर सस्ती चीज हमेशा अच्छी नहीं होती, ऐसा ही है ना। अधिकांशतः गर्मी और विद्युत के भी चालक नहीं होते, पर हेल्प भी होती है कई जगह। कई ऐसी मेटल हैं जिन पे खोल लगा रखा है प्लास्टिक का, तो मेटल तो गर्म हो जाएगी, प्लास्टिक नहीं होगी, तो हमको आसानी से पकड़ने में सुविधा होगी उसको। तो सुविधा तो है, नो डाउट सुविधा है, परंतु नुकसानदेह भी होती है ये चीजें। अब प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कैसे करते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है, ये ध्यान रखना कि व्हाट इज 3R प्रिंसिपल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। पता होना चाहिए हमको कि हमें प्लास्टिक का प्रबंधन कैसे करें। प्लास्टिक खत्म तो होती नहीं है, तो इसका मतलब है अब जितनी प्लास्टिक बन गई अब दोबारा नई मत बनाओ, जो है उसी को रिसाइकिल करते रहो या रीयूज करते रहो या रिड्यूस करते रहो। यही 3R सिद्धांत है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का सिद्धांत 3R पता होना चाहिए। क्या है, रिड्यूस कम करो, मतलब प्रयोग ही कम करो। सब्जी लेने जा रहे हो, दूध लेने जा रहे हो, घर से थैला लेके जाओ, हम तुरंत पॉलिथीन मांगते हैं हम सब लोग। रिड्यूस करो भाई। दूसरा, रीयूज करो उसको, मतलब कम करो मात्रा, पुनः उपयोग करो, और लास्ट में इसका कोई ना कोई प्रोडक्ट बना लो भाई, रिसाइकिल कर लो। तो 3R सिद्धांत, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ठीक है, ये होता है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक का वर्गीकरण है भाई कुछ ना कुछ। प्लास्टिक का वर्गीकरण हुआ है 2 तरीके से, देखो भैया। पहला है बेस्ड ऑन बिहेवियर ऑफ हीटिंग, कि गर्म करने पे प्लास्टिक कैसा काम करता है, कैसा व्यवहार दर्शाता है, उसके आधार पे प्लास्टिक होती है 2 प्रकार की, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक यहां दिया, एक अगली स्लाइड में मिलेगा। थर्मोप्लास्टिक देखते हैं पहले। थर्मोप्लास्टिक आर द प्लास्टिक्स दैट सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड कैन बी रीशेप्ड मल्टीपल टाइम्स। गर्म करने पर थर्मोप्लास्टिक नरम हो जाते हैं और जैसा चाहे आकार दे सकते हो उनको। फिर आप थर्मोप्लास्टिक कैसे हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं गर्म करने पे, और जैसा आकार देना चाहो दे सकते हो, और कई बार दे दो भाई। इस बार एक निश्चित शेप है, अब दूसरी बदलनी है तो दोबारा गर्म कर लो और कुछ बना लो सांचे में डाल के। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इतना ज्यादा जाना नहीं है, बस समझ जाओ कि इजीली रीशेप्ड हो सकती है, परमानेंट आकार ग्रहण नहीं करती, इतना ही अंतर है इसमें। संरचना कैसी होती है, सीधी होती है, शाखाएं बनी होती हैं, या तो बिल्कुल सीधी होगी या सीधी होने के साथ साथ ब्रांचेज वगैरह निकली होंगी, इसकी ब्रांच बन रही होंगी बहुत सारी। नहीं जाना है, ऐसे ही लिख दिया है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। उदाहरण इंपॉर्टेंट है इसके साथ, एक तो इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है और एक उदाहरण पॉलीथीन। पॉलीथीन कैसी है, थर्मोप्लास्टिक है।
यानी पॉलीथीन को गर्म करके अगली बार कुछ और बना लो उसका। अगली बार हो सकता है प्लास्टिक के वो बना लो, क्या नाम है, खिलौने बना लो, उसके टॉयज बना लो। पॉलीथीन इज द उदाहरण। दूसरा पीवीसी। पीवीसी के पाइप देखे होंगे आपने घरों में, पाइपलाइन लगी रहती है ना आपकी, सफेद सफेद से वो पाइप देखे होंगे, भूरे भूरे से रंग के, हर जगह देखे होंगे। पानी सप्लाई आ रहा छत से नीचे, पाइप से आता है, वो सब पीवीसी के बने होते हैं। उनको भी रीशेप किया जा सकता है गर्म करके। अभी वो पाइप है, अगली बार कुछ और बना लो उनका। तीसरा पॉलीस्टाइरीन होता है, ठीक है। ये सब किसके उदाहरण हैं? थर्मोप्लास्टिक। कंफ्यूज मत होना, पॉलीथीन भी प्लास्टिक है, पीवीसी भी प्लास्टिक है और पॉलीस्टाइरीन भी प्लास्टिक है। और ये उदाहरण है थर्मोप्लास्टिक, एक कैटेगरी होती है प्लास्टिक की। यूजेज बहुत सारे हैं, थैली, पाइप, बर्तन आदि बनाना, प्लास्टिक के बर्तन बनते हैं, मग बनते हैं, बाल्टियां बनती हैं, बहुत सारे हैं। अगला है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कैसा है? थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग का मतलब समझ जाओ, सेट हो गई चीज। वो थर्मोप्लास्टिक था, ये थर्मोसेटिंग है, यानी सेट कर दिया थर्म ने। थर्म जहां भी आता है, थर्म नाम का शब्द, इंग्लिश वाला थर्म, उसका मतलब होता है गर्म करना। गर्म करने पे सेट हो गया प्लास्टिक, दैट इज थर्मोसेटिंग। यानी अब बार बार आकार नहीं बदलेगा, वो एक बार ही आकार लेगा। बस इतना अंतर है थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में। ढालने के बाद स्थायी रूप से कठोर हो जाते हैं, दोबारा गर्म करने पर नरम नहीं होते। समझ गए? ये परिभाषा में अंतर है। उदाहरण देखो आप, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन जैसे किचन के आपके वेयर्स होते हैं, कुकर देखा होगा, कुकर का जो हैंडल होता है वो बेकेलाइट का होता है, काला काला सा हैंडल देखा होगा कुकर का, वो थर्मोप्लास्टिक है, परमानेंट बन गया वो, ठीक है। गर्म होता रहता है कुकर तो बार बार, तो वो भी गर्म होता है, पर वो ऐसी कैसे रहता है, खराब भली हो जाएगा पर वो दोबारा उससे कुछ नहीं बना पाओगे आप, वो परमानेंट हो गया, मोल्ड हो गया, परमानेंट, ठीक है। विद्युत स्विच बनते हैं, स्विच देखे होंगे आपने, घरों में स्विच देखते होंगे इलेक्ट्रिक वाले, वो भी यही है, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। रसोई की सामग्री, लेमिनेट्स करते हैं, कई चीजें लेमिनेट्स होती है, जैसे मेलामाइन है ना, ये वाला उदाहरण। एक तो बेकेलाइट दिया हुआ है थर्मोसेटिंग में, एक मेलामाइन। बेकेलाइट के तो विद्युत स्विच बन रहे हैं, रसोई सामग्री के हैंडल वगैरह बनते हैं बहुत सारे उपकरणों के, और लेमिनेट्स होता है, ये मेलामाइन होता है। मैं 1 बाय 1 भी बताऊंगा, अभी तो एक साथ पढ़ रहे हैं, 1 बाय 1 आने वाले हैं ये, ठीक है। तो लेमिनेट्स करना, लेमिनेट्स क्या होता है? जैसे कोई आपने देखा होगा, कोई किवाड़ होता है, किवाड़ वगैरह होते हैं, उन पे जो आपने देखा होगा लकड़ी का सा एक वो होता है, लेमिनेशन सा होता है, वो इसी का बनता है, मेलामाइन का, वो भी थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। जो बुरादे में मिला के उसको करते हैं, वो कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पता हो लेमिनेट्स में काम आता है ये मेलामाइन। अब सम एग्जाम्पल ऑफ इंपॉर्टेंट प्लास्टिक्स हमने पढ़ लिया, एक डिवीजन, गर्म करने पे कैसा व्यवहार दर्शाती है प्लास्टिक, उसके आधार पे थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो पहला इंपॉर्टेंट है पॉलीथीन। पॉलीथीन कैसा उदाहरण है? थर्मोप्लास्टिक का है, यानी ये बार बार रीशेप हो सकता है, बार बार रूप बदल सकता है। मोनोमर वही है एथीन। अब इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन हमारा यहां आएगा भाई, पॉलीथीन का मोनोमर एथीन होता है, एथीन, और फॉर्मूला होता है C2H4। आएगा नहीं फॉर्मूला, नाम जरूर याद होना चाहिए। C2H4 को n टाइम्स आप है जो पॉलीमराइजेशन कराओगे तो बन जाएगी पॉलीथीन, ठीक है। उपयोग, थैली बनती हैं, बर्तन आदि बनते हैं पॉलीथीन के। नेक्स्ट पीवीसी, बार बार मैं पीवीसी कह रहा था ना, पीवीसी, पीवीसी की फुल फॉर्म होती है बाकायदा पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सबके आगे पी लगेगा, इनके आगे पॉली, पॉलीमर है तो पी लगेगा। विनाइल क्लोराइड क्या है? इसका मोनोमर होता है। विनाइल क्लोराइड को पॉली, पॉली बाहर लगा दोगे, मेनी टाइम्स लगा दोगे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। फॉर्मूला होता है इसका C2H3Cl, C2H3Cl, मत याद करना, कोई जरूरत नहीं है, पर विनाइल क्लोराइड जरूर याद होना चाहिए, और वो नाम में ही छुपा हुआ है, रटने की जरूरत ही नहीं है। उपयोग जरूरी है इसके, यूज देख लो, पाइप्स बनते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड के पाइप बनते हैं, मैंने बताए थे अभी, और विद्युत इंसुलेशन बनता है, जो विद्युत जो वायर्स हो रहे हैं कॉपर वगैरह के, उनको इंसुलेट किया जाता है ताकि करंट नहीं लगे, वायर डायरेक्ट टच में नहीं आ जाएं, तो कवरिंग होती है वायर्स के ऊपर, उसमें भी पीवीसी काम में आता है। नेक्स्ट देखना है
और हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चों, पॉलीथीन प्लास्टिक के टाइप पढ़ रहे हैं। और ये कैसी पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसी प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है, मतलब ये भी इजीली मोल्ड हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है। तीसरा उदाहरण है पॉलीस्टाइरीन, ये भी कैसी है, पॉलीस्टाइरीन भी थर्मोप्लास्टिक है, ये भी बदल सकती है अपना रूप। इसका मोनोमर है स्टाइरीन, फॉर्मूला मत याद करो, C8H8 होता है, कोई जरूरत नहीं, नाम याद कर लो। पॉलीस्टाइरीन का मोनोमर या एकलक होता है स्टाइरीन। और इसके उपयोग कहां है, थर्मोकोल, आपने थर्मोकोल देखा होगा, सबने देखा होगा, वो पॉलीस्टाइरीन का ही बनता है। पैकेजिंग करते हैं बहुत सारी चीजों की, वहां भी थर्मोकोल होता है, सॉरी ये होता है, ये पॉलीस्टाइरीन होता है। देखे होंगे, डेली लाइफ के किस्से हैं ये आपके। नेक्स्ट बेकेलाइट। अब ये दोनों जो उदाहरण है ना, बेकेलाइट और मेलामाइन, ये उदाहरण है ऐसी प्लास्टिक जो एक बार आकार ग्रहण करने के बाद रूप नहीं बदल सकती, जैसी ऐसी रहेगी, यानी थर्मोसेटिंग है ये दोनों उदाहरण थर्मोसेटिंग के हैं। इसका मोनोमर है फिनोल, बेकेलाइट का मोनोमर है फिनोल, फेनोल या फिनोल जो भी आप कहें, फॉर्मूला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, C6H5OH है। ये बनता है बेंजीन से बनता है एक्चुअली, ये जो फिनोल होता है ना, बेंजीन से बनता है। क्या, बेंजीन एक तत्व होता है बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसका एक मॉलिक्यूल हटा दिया हाइड्रोजन का, एक माइनस हाइड्रोजन करके उस एक अणु वो हटाया, एक एटम हटाया है, मॉलिक्यूल नहीं हटाया, मॉलिक्यूल हटता तो हाइड्रोजन पूरा जाता दो, एक अणु एक एटम हटा के इसकी जगह OH जुड़ जाता है और बनने वाला C6H5OH हो जाता है। ठीक है साहब, और इसको क्या कहेंगे, फिनोल कहेंगे। इतना मत जाना, वैसे ही समझा दिया। फिनोल मोनोमर है बेकेलाइट का, दैट्स इट, फॉर्मूले की नो नीड। और इसका टाइप कैसा है बच्चों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और बेकेलाइट में ध्यान रखना एक और होता है, दो होते हैं इसके, इसमें जो प्रक्रिया में भाग लेता है ना, जहां से ये OH आ रहा है वो होता है फॉर्मल्डिहाइड। भाई ये OH कहां से आ रहा है, बेंजीन थी एक तो, और एक फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड दोनों मिलकर बनाएंगे क्या, बेकेलाइट। और ये कैसा है, थर्मोसेटिंग है, एक बार बन गया रूप नहीं बदल सकता। दूसरा उपयोग कहां है, विद्युत स्विच, जो आपने स्विच देखे हैं ना, स्विच लगे रहते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई में, वो बेकेलाइट के बनते हैं, बहुत कठोर होता है बेकेलाइट। नेक्स्ट है मेलामाइन, ये भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और मेलामाइन किसका बनता है, एक तो मेलिमिन खुद होता है, और एक फॉर्मल्डिहाइड, मेलेमिन बनता है मेलेमिन का ही, और फॉर्मल्डिहाइड दोनों होते हैं साहब, ये मिलकर बनाएंगे मेलामाइन पॉलीमर। मेलामाइन में मिलाओगे फॉर्मल्डिहाइड तो मेलामाइन नाम का ही पॉलीमर बनेगा, जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। और इसके उपयोग कहां हैं, किचनवेयर और लेमिनेट्स में। किचनवेयर, किचन यूटेंसिल्स आते हैं हमारे, जैसे कुकर है हमारा, उसका हत्ता जो लगा रहता है, हैंडल जो लगा रहता है, वो इसका ही बनता है मेलामाइन का। और क्या है, लेमिनेट्स करते हैं, कई जगह लेमिनेट्स मिलते हैं ना आपको, किसी दीवार पे, दरवाजे पे, अच्छे अच्छे से लकड़ी के बुरादे से चिपके हुए से, वो मेलामाइन के बनते हैं। इतना काफी है, पानी पी के नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये टॉपिक अभी कल कंटिन्यू भी रहेगा, राइट। अभी आज एक क्लास हुई है इसकी, किसकी, पॉलीमर की, कल भी थोड़ा सा इसका पार्ट है, आधा घंटे का और एक इसमें बचा हुआ है, वो पूरा करेंगे। कल हम वो पढ़ेंगे जो ये तो प्लास्टिक के उदाहरण चल रहे हैं जो कि सिंथेटिक फाइबर है। अब हम क्या पढ़ेंगे कल, सिंथेटिक, इनके अलावा प्लास्टिक के अलावा भी कई सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं, जैसे नाइलॉन 66 है,
नाइलॉन 6 है, रेयोन है, आदि आदि, उनको कल देखेंगे। आज हम पुरानी जो हमारी क्लास थी, कौन सी, मेटल नॉन मेटल वाली, उसके कुछ क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं। देखें जल्दी से, 10 मिनट लगा के, 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट लगाएंगे मैक्सिमम, टाइम है अभी। विच नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? विद्युत का सुचालक कौन सा है इनमें से चारों ऑप्शनों में से? गंधक यानी सल्फर, फास्फोरस, ग्रेफाइट, नाइट्रोजन, चारों ही नॉन मेटल हैं। सल्फर भी, फास्फोरस भी, ग्रेफाइट भी, नाइट्रोजन भी। ग्रेफाइट डायरेक्ट नॉन मेटल नहीं मिलेगा कहीं नाम, पर जिससे मिलकर बना है वो नॉन मेटल है। तो ग्रेफाइट किससे मिलकर बनता है? कार्बन से, और कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया ये है, क्योंकि ये है तो नॉन मेटल ही भाई। तो ग्रेफाइट इज द ओनली आंसर। कार्बन का एक अपर रूप होता है, एलोट्रोप होता है ग्रेफाइट, और एक एलोट्रोप होता है अपर रूप कार्बन का, हीरा। दोनों में विपरीत गुण पाए जाते हैं। ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता है, वहीं हीरा बहुत कठोर होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, वहीं हीरा को चालक होता है, इंसुलेटर होता है। तो आंसर इज ग्रेफाइट। सेकंड क्वेश्चन, विच मेटल इज स्टोर्ड अंडर कैरोसिन ऑयल? एसएससी, यूपीएससी, आरपीएससी, रीट या कोई अन्य, सब एग्जामों में आया हुआ है क्वेश्चन। अभी नहीं आया होगा ये नहीं कह रहा, अभी 2 साल पहले आया है। 10 साल का ट्रेंड देखना, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर मिलता है। कौन सी धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? बढ़िया प्रश्न है। लोहा, एल्यूमिनियम, सोडियम, तांबा। याद करो रिएक्टिविटी सीरीज, देखो कहीं ना कहीं काम आते हैं कॉन्सेप्ट। मैंने एक सक्रिय श्रेणी बताई थी जिसमें यह सीरीज थी ऐसे, ये सीरीज थी जिसमें सोना सबसे लास्ट में था, सोना और चांदी, औरम अर्जेंटम, चांदी सोना। ये कम रिएक्टिव है, सबसे कम, और सबसे हाईली रिएक्टिव ये वाले हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि। तो देखो इसमें, इनमें से अभी देखोगे समझ में आ जाएगा। लोहा, लोहा नीचे आ रहा है, एल्यूमिनियम नीचे आ रहा है, सोडियम ऊपर आ रहा है, टॉप 2 में आ रहा है, और तांबा तो बहुत नीचे आ रहा है, कॉपर। तो अपने आप समझ जाओ कि इनमें हाईली जो रिएक्टिव होगा ना, उसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। कौन है हाईली रिएक्टिव? सोडियम। सोडियम इज द ओनली आंसर, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम इतने हाईली रिएक्टिव हैं, यदि उनको आपने बाहर खुले में छोड़ दिया तो तुरंत आग पकड़ लेंगे। कई बार जादूगर खेल दिखाते ना, आपने देखा होगा, जादूगर सम्राट टाइप के बहुत सारे लोग होते हैं, वो ट्रिक यूज करते हैं साइंस की। कैरोसिन में इसलिए रखते हैं ताकि कैरोसिन में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती है सोडियम को, इसीलिए वो ऑक्सीजन से दूर रहता है, और कंबसन के लिए, दहन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य शर्त थी। ध्यान करो आप, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कैरोसिन में रख दिया सोडियम को, सेफ है, वो जलेगा नहीं। जब आवश्यकता होगी सोडियम को काम में लेने की तो कैरोसिन से बाहर निकाल लेंगे। इसीलिए हाईली रिएक्टिव होने के कारण सोडियम को कैरोसिन में रखते हैं ताकि कट ऑफ हो जाए ऑक्सीजन की सप्लाई, और ये अपने आप जलने नहीं लग जाए। ये जो सोडियम इज द ओनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ? रस्टिंग ऑफ आयरन यानी जंग लगना। तो जंग कैसे लगती है भैया? अब यदि फॉर्मूला देख लोगे, याद हो जाएगा, तो जंग लगना समझ में आ जाएगा। जंग लग रही है लोहे में, तो लोहे का सूत्र तो, रासायनिक सूत्र तो केवल आयरन है, Fe, केवल Fe लिखते हैं। और रस्टिंग ऑफ आयरन का सूत्र यह है Fe2O3XH2O। फॉर्मूला सब कुछ बता रहा है कि अकेला आयरन था ना ये, जब रस्टिंग नहीं हो रही थी, जंग नहीं लग रही थी, तो Fe था। जैसी जंग लगी ये फॉर्मूला बन गया, यानी ऑक्सीजन जुड़ गई और जल जुड़ गया। आंसर क्लियर है? देख लो कहां है ऐसा, कहां है ऑक्सीजन वाला, देख लो पहले तो। ये रहा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन है ये 101%। रस्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जुड़ रही है, परंतु इसमें नमी और ग्रहण कर लेता है, यानी पानी के मॉलिक्यूल भी ले लेता है,
ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता ही है, साथ में नमी ग्रहण कर लेता है, और रस्टिंग ऑफ आयरन से धीरे धीरे लोहा कमजोर होने लग जाता है। आपने देखा होगा जंग लगा लोहा कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, नहीं हो तो इस चौमासे में जो बारिश आने वाली है कोई लोहे की रॉड को डाल देना 3-4 महीने के लिए छत पे, और उसको बाद में देखना 3-4 महीने बाद कॉरोइड हो जाएगी, वो जंग लग जाएगी, हल्की चाहे कम लगे ज्यादा लगे, डिपेंड करता है कितना मजबूत लोहा है। ऑक्सीकरण है, फॉर्मूला ये होता है, और नमी प्लस में ऑक्सीजन दोनों के साथ क्रिया करने के कारण, यानी मॉइस्चर भी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, तब रस्टिंग ऑफ आयरन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल चादरों में परिवर्तित हो जाती हैं सभी, उनका एक गुण होता है बहुत बढ़िया, मैंने बताया था, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी यानी आघात वर्धनीयता, आघात दे रहे हैं उसमें, चोट मार रहे हैं, यो मानो किसी धातु में चोट मार रहे हैं तो वो चादर में फैल जाती है। आघात वर्धनीयता यानी मैलिएबिलिटी इज द ओनली आंसर। ये ऐसा गुण है जिससे धातु पतली चादर में बदल जाती है पीटने पर। और एक यहां पे तन्यता भी दिया हुआ है। तन्यता कैसा गुण है धातु का? तन्यता ऐसा गुण है जो कोई धातु किस में बदल जाती है बताओ? तार में तब्दील हो जाती है, तार बन जाते हैं, जैसे कॉपर वायर बन गया हमारा, तन्यता का उदाहरण है वो। डक्टिलिटी सब पढ़ाया है, देखो सब देखो, और ये पुराने भी प्रश्नों में आ रहे हैं ये, मतलब हम ठीक पढ़ रहे हैं अभी तक तो। नेक्स्ट प्रश्न, विच मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। लोहे का जस्तीकरण के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? देखो कई बार हिंदी हेल्प कर देती है हमारी। गैल्वेनाइजेशन से पता नहीं लग रहा उत्तर, लेकिन जस्तीकरण कहा है इसने, और जस्तीकरण में जस्ता ही प्रयोग में आएगा, सिंपल सी बात है। आंसर तो समझ में आ गया, जस्ता, कि जस्ता होता है लोहे का जस्तीकरण करने के लिए काम में लाया जाता है। पर जिंक को ही क्यों काम में ले रहे हैं? जस्ता इज जिंक, तो जिंक ही क्यों काम में ले रहे हैं लोहे का गैल्वेनाइजेशन करने के लिए? रिएक्टिविटी सीरीज याद करो आप, अभी लिखी थी ना मैंने, कि मैंने हटा दी, ये रही रिएक्टिविटी सीरीज। देखो लोहा ये रहा, जिंक ये रहा, जिंक ऊपर है लोहा नीचे है, मतलब जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन लोहा। लोहे से ज्यादा सक्रिय धातु होती है जिंक। इससे क्या होगा फिर भाई? लोहे से ज्यादा रिएक्टिव है, इससे क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा लोहा महंगा आता है, लोहा ज्यादा मूल्यवान है, जिंक सस्ता आता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है लोहे के बजाय, आसानी से मिल जाता है और सस्ता होता है। तो लोहे को बचाने के लिए, लोहे की सुरक्षा करने के लिए, ताकि लोहा रस्ट नहीं हो, जंग नहीं लगे, तो उस पर एक चादर चढ़ा दी जाती है जिंक की, उसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। लोहे पे चादर चढ़ा दी जाती है किसकी? जिंक की, ताकि यदि कोई नष्ट होगा तो पहले जिंक होगा भाई, लोहा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिंक है जो हाईली रिएक्टिव है, लोहे से पहले जिंक क्रिया करेगा किसी भी चीज से, क्यों? दोनों ही धातु हैं। इसीलिए लोहे को बचाने के लिए जिंक का प्रयोग करते हैं और जस्तीकरण कर देते हैं लोहे का। याद रखोगे, कारण भी बता दिया, आंसर भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे ना, तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, एक पिछला, एक ये और एक ये। तो ध्यान करो, कॉपर जो, तांबा जो होता है बच्चों, वो हाइड्रोजन से नीचे आता है, ध्यान रखना। तो तांबे में इतनी ताकत नहीं है कि वो हाइड्रोजन को हटा दे रिएक्शन में से। और हाइड्रोजन कहां से आ गई? क्योंकि कॉपर रिएक्शन करेगा ना जल के साथ ही, तो पूछ रहा है कौन सी धातु जल के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। तो कॉपर को जल के साथ मिलाओगे तो हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, तभी तो रिएक्शन करेगा, वरना जल इससे टूटेगा ही नहीं धातु से, क्यों भाई, किसी को तो तोड़ना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन कॉपर से यानी तांबे से ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, तो तांबे में ताकत नहीं है इतनी कि वो जल में से हाइड्रोजन को बाहर हटा दे और खुद ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ले। इसीलिए कभी भी रिएक्शन नहीं हो पाती तांबे के साथ जल में। तो तांबा इज द ओनली आंसर। और
आंसर कैसे निकाला हमने? वही रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रिय धातुओं की श्रेणी, जिसमें एकमात्र धातु है हाइड्रोजन, बाकी की सब धातु उसमें, क्योंकि हाइड्रोजन में विशेष गुण होता है। दिस इज द रीजन। समझ में आ गया होगा, बहुत सरल है। चलें आगे, अभी और हैं प्रश्न हमारे। विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर? उर्वरक बनाने में कौन सी धातु का, कौन सी अधातु का उपयोग किया जाता है? नॉन मेटल का। याद करो जरा, यूरिया याद करो, सबसे कॉमन देख लो आप, है जो यूरिया बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे खेतों में, या अमोनियम नाइट्रेट होता है, उन सब में एक ही चीज पाई जाती है, नाइट्रोजन। एनपीके याद करो आप, एक खाद होता है एनपीके, एक होता है डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट। डीएपी चलता है, यूरिया चलता है, अमोनियम फास्फेट चलता है, यही देखोगे सब में नाइट्रोजन आ रहा है। अमोनियम फास्फेट आ रहा है ना, तो उसमें अमोनिया हुआ, अमोनिया का फॉर्मूला सबको पता है, NH3 होता है, मतलब नाइट्रोजन सब में आ रहा है। तो नाइट्रोजन इज द ओनली आंसर। नाइट्रोजन ऐसी एक अधातु है जिसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है फर्टिलाइजर या उर्वरक बनाने में, खाद बनाने में, सिंथेटिक खाद बनाते हैं। खाद हमारा नेचुरल भी होता है, जो डंग केक वगैरह से बनता है गाँव में। और ये कैसे खाद हैं जिनको उर्वरक कहते हैं हम? ये सिंथेटिक हैं, जो मैन मेड खाद हैं, ये उर्वरक कह देते हैं, फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन इज द ओनली आंसर। उदाहरण यूरिया में काम आता है सबसे बड़ा, तो आपको सिंपल ही पता होगा। एनपीके होता है एक खाद, उसमें भी काम आता है ना, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड? कौन सी, किस धातु को उसके ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? ये क्वेश्चन भाई सॉरी टू से यहां हिंदी में अलग आ गया, इंग्लिश में अलग आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं है, हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये गलती से इधर हिंदी में आ गया है, ये नेक्स्ट जो टेस्ट बनाया उसका क्वेश्चन आ गया, ये रिवील हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब हमें यदि एम्फोटेरिक पता होगा तो आंसर भी पता लग जाएगा। एम्फोटेरिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से क्रिया करते हैं, अम्ल के साथ और क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं, वो एम्फोटेरिक है। बस उसका उदाहरण बताना है। पहला है सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। चारों ऑक्साइड है, देख लो, पर कौन सा एम्फोटेरिक है? परिभाषा क्या है एम्फोटेरिक की? ऐसे पदार्थ जो एसिड और बेस दोनों के साथ इक्वली क्रिया कर सकते हैं, यानी उनके दो रूप हैं। जैसे लोग होते हैं एम्बिवर्ट होते हैं, एम्बिवर्ट होते हैं ना कई लोग जो दोनों हाथों को काम में लेते हैं। इसका आंसर क्या है भैया? Al2O3, एक ही उत्तर है इसका, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एसिड से भी क्रिया करेगा, उतनी ही गति से ये बेस के साथ क्रिया करेगा। नेक्स्ट स्लाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम? इनमें से कौन चारों में से एल्यूमिनियम का अयस्क है, अर्थात जिसमें से एल्यूमिनियम निकाली जा सकती है? बताओ भाई। हेमेटाइट है क्या, बॉक्साइट है क्या, गैलेना है क्या, जिंक ब्लेंड है क्या? हेमेटाइट किसका था? ध्यान करो, लोहे का था। हेमेटाइट लोहा, लोहे का क्या है? अयस्क है हेमेटाइट। गैलेना किसका था? ध्यान करो, गैलेना का मैं बता नहीं रहा हूं क्योंकि अगला क्वेश्चन गैलेना का है। जिंक ब्लेंड किसका है? जिंक का है, ZnS होता है। बॉक्साइट किसका है? बॉक्साइट होता है, इसका फॉर्मूला है बॉक्साइट का Al2O3 2H2O, ठीक है। और हेमेटाइट मेरे हिसाब से Fe2O3 होता है, ये आपको पता ही है सबको, Fe2O3, ठीक है। तो बॉक्साइट Al2O3 2H2O, फॉर्मूला याद है तो हमें क्लियर पता लग जाएगा कि एल्यूमिनियम निकलता है बॉक्साइट से, और फॉर्मूला हो रहा वहां पे। और ये जो जिंक ब्लेंड है ये जिंक का होता है, जिंक सल्फेट होता है। लास्ट क्वेश्चन, गैलेना इज द चीफ ओर ऑफ? गैलेना किस धातु का प्रमुख अयस्क है? जस्ते का, शीशे का, तांबे का, और लास्ट का गैर रह गया टिन का, इधर आया नहीं गलती से, ऐसे है। बताओ भाई, जस्ता, शीशा, तांबा, टिन, किसका गैलेना अयस्क होता है?
याद करो। गैलेना होता है बच्चों किसका? टिन का होता है क्या? टिन का नहीं होता, शीशे का होता है, यानी पीबीएस फॉर्मूला होता है गैलेने का। गैलेना का फॉर्मूला होता है पीबीएस, यानी लेड सल्फेट है, और लेड को बोलते हैं सीसा, ठीक है। पीबीएस प्लम्बम सल्फेट, प्लम्बम नहीं बोलेंगे, लेड का लैटिन नेम प्लम्बम होता है, इसलिए पी भी लिया लेड को, एल नहीं लिया है। तो सीसे का अयस्क होता है पीबीएस गैलेना। क्लियर? बहुत सारे प्रश्न नहीं थे, 10 प्रश्न थे और टाइम भी शायद ज्यादा ले लिया, इतना नहीं लेना चाहिए, पर कुछ आ जाता है तो याद आ जाता है, कुछ चीजें रह भी जाती हैं, बहुत चीजें करने को देखो, सबकी अपनी एक क्षमता है, मेरी भी आपकी भी, तो रह भी सकती हैं चीजें। आप मुझे, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप मुझे बताएं कमेंट करके, सर ये भी पढ़ सकते हैं, ये रह गया, ऐसे कर सकते हैं। पर आप भी तब करोगे जब आप खुद पढ़ना, जब सिंसियरली शुरू करोगे ना, तो सब समझ में आएगा, हाँ यार ये भी कर सकते हैं हम। और पुराने पेपर के साथ उनको मैच करो भाई, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वरना कोई अर्थ नहीं है समय देने का। आपको पता है, आप अपना समय क्यों वेस्ट करें? यदि हमें ये अब पता नहीं चलेगा कि भाई हम कहाँ लेवल में चल रहे हैं, तो टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। टाइम वेस्ट का मतलब है कि हम पढ़ भी रहे हैं और समझ में भी नहीं आ रहा, ठीक है। और फिर हमें निराशा हाथ लगती है रिजल्ट से, और रिजल्ट आएंगे एक ही चीज से, अभ्यास से आएंगे केवल। थ्योरी बहुत ज्यादा है, मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, या यदि मेरे भी लेक्चर नहीं देखोगे या कहीं और से भी नहीं पढ़ोगे, तो भी इतनी सारी किताबें हैं, कोई भी पढ़ सकता है उनमें से। बट टीचर तो क्या एक रास्ता दिखा सकता है, टीचर का रोल 10 से 20% से ज्यादा कतई नहीं है, ये मेरा मतलब, मैं श्योर हूं इस बारे में। पर वो 10-20% इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 10-20% के बाद 80% थोड़ा सरल लगने लग जाता है। वरना बहुत सारे टॉपर ऐसे हुए हैं जिन्होंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली या कहीं कोई लेक्चर नहीं लिए, फ्रैंकली बोल रहा हूं। पर कई बार हमें यह है कि उस खुद से करने में समय लग जाता है, टीचर हमारी हेल्प कर देते हैं, इतना अंतर है बस। बाकी का हम इक्वली गुड होते हैं। जो आरएएस की सोच भी रहा है ना बनने की भी, तो वो डिसीजन भी बड़ा एक लिया है उसने, उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। राजस्थान का सबसे भाई जो टॉप मोस्ट जो पेपर है, जो इतना टफ आता है, या फिर सिलेबस इतना वास्ट है उस सेंस में, वरना सभी जॉब बराबर है, ऐसा नहीं है, थोड़ी हायरार्की में ऊपर नीचे होती है, वरना सब स्रोत हैं, आजीविका का साधन है, ठीक है। सेवा भाव आएगा बाद में, पर शुरू में तो लाइवलीहुड ही है, बिल्कुल है, ठीक है। तो हमें वो भाव फील करना है, क्यों बनने जा रहे हैं, क्या हमारा समय जाया हो रहा है और हमारी हेल्प नहीं हो रही है, वो समझ में आएगा अभ्यास करने से, पुराने पेपर देखने से, ठीक है। और तब आप मुझे बताएं सर ये सही चल रहा है, ये कम है, ये ज्यादा है, या ठीक है। ठीक भी हो सकता है मुझे ज्यादा लग रहा हो कि भाई कम रह गया है, पर हो सकता है आपको ठीक लग रहा हो सकता है आपको कम लग रहा हो। तो आप कमेंट प्लीज करें, कम करते हो आप कमेंट, इसलिए कह रहा हूं मैं। बेझिझक होके, विनम्रता से हम कहीं भी कोई बात रख सकते हैं, हर कहीं सुनी जाती है, एक तरीका होता है हम में, तो हम कहीं भी अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। बाकी क्या, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करिए, कुछ लगे तो कमेंट करें, प्रश्न करते रहेंगे। और ये कम है प्रश्न मुझे लग रहा है, पर एक कोई ना कोई प्लान बनाएंगे ऐसा, कभी छुट्टी में या कभी मिला समय लाइव करने का, जिसमें प्रश्न ही प्रश्न हल करेंगे, या आपकी क्वेरी लेंगे जो अब तक हमने पढ़ा है, प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल।